रेडियो सबरंग। आज के मेहमान। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है हमारी आज की मेहमान के लिए। हमारी आज की मेहमान हैं एक ऐसी युवा कोच जिन्होंने जिंदगी में आई परेशानियों का डटकर सामना किया और आज वो सभी के सामने हौसले की एक मिसाल बनकर खड़ी हैं। मार्च 2012 ने निकिता की जिंदगी बदल दी थी। उस दिन हुए एक सड़क हादसे में निकिता की जान तो बच गई, मगर जान बचाने के दौरान उनका एक हाथ नहीं रहा। युवा उम्र में मिला ये झटका निकिता ने न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि उससे और हिम्मत जोड़कर आगे बढ़ी। निकिता अभी इंदिरापुरम के क्रेडो एकेडमी में टेबल टेनिस की एक सक्सेसफुल कोच हैं। आइए सुनवाती हूँ उनसे हुई मेरी बातचीत। मेरा नाम निकिता है, जैसे आपने बताया। मेरी उम्र 30 साल है और मैं पिछले 20 साल से 25 साल बोल सकते हैं, 24-25 साल से टेबल टेनिस खेल रही हूँ और फ़िलहाल पैरा टेबल टेनिस खेल रही हूँ। पैरा टेबल टेनिस माने जो दिव्यांग लोगों के लिए होता है। और मैं पिछले 3 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ। मेरी 2019 में कोविड से जस्ट पहले वर्ल्ड में 26वीं रैंक थी, एशिया में 9वीं रैंक थी। और हमेशा खेलते समय यही प्लान किया था बचपन से, 2010 से, कि कॉमनवेल्थ खेलना है। कॉमनवेल्थ को एम किया था सबसे पहले, और हर प्लेयर का सपना होता है कि वो ओलंपिक्स खेले, उसमें पार्टिसिपेट करे, कंट्री के लिए ऑनर लाए। तो कुछ इन्हीं सपनों के साथ मेरा जीवन आगे चल रहा है। और अभी कुछ बच्चों से के साथ जुड़ी हुई हूँ, कुछ 30 से 40 बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ जो फ़िलहाल स्टेट और नेशनल रैंकिंग प्लेयर्स हैं। और मेहनत यही है कि जो मेरे सपने हैं वही उनके सपने और साथ मिलकर पूरे हो जाएं। वो जो एक एक्सीडेंट हुआ था आपकी लाइफ में, उसमें बहुत चेंजेस लाए होंगे आपके जीवन में। क्या हुआ था उस दिन? मैं आपको उससे थोड़े पहले की कहानी बताना चाहती हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। बीए प्रोग्राम किया मैंने हंसराज कॉलेज से, और उसके कॉलेज की ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। तो मैंने उस दौरान कुछ टाइम खेलना बंद कर दिया था कॉलेज में, क्योंकि मोटिवेशन नहीं हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोचिंग प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो कुछ टाइम के लिए मैंने खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा करियर बन सकता है। तो मैंने अपने बाकी हॉबी के लिए थिएटर शुरू किया। तो उसमें हम वर्कशॉप लेते थे और बड़े रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे हम थिएटर का एक प्ले बनाते थे। तो मैं उस दौरान पैंडीज ग्रुप से जुड़ी हुई थी और थिएटर कर रही थी। तो ऐसी एक रात हम कुछ 4 से 5 फ्रेंड्स लेट नाइट थिएटर ख़त्म कर अपना, मैं एक फ्रेंड के पास जा रही थी और हमने मूवी देखने नोएडा अड्डा आए हुए थे। और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो सामने ट्रक था और हम गाड़ी में थे, 4-5 लोग, कोरोला थी और मैं पीछे बैठी थी ड्राइवर के। और वो गाड़ी, ट्रक ने कुछ ऐसा कट लिया कि गाड़ी हमारी लगी डिवाइडर पे, और ड्राइवर को इतनी चोट नहीं आई, एक माइनर फ्रैक्चर था। मेरे जो पैसेंजर सीट के पीछे बैठे थे उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, और मेरा उसी समय हाथ नहीं रहा, लेफ़्ट हैंड अलग हो गया। मिस्टीरियस है, कभी भी किसी भी रिपोर्ट में क्लियर नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। हाँ, मतलब माने कि उस समय तो कुछ नहीं पता था। हाँ, मैं होश में थी, वो एक गुड नोट था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे पाई थी। आई एम श्योर भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा था और उसको कहीं रिवील होना था, तो कोई ना कोई रास्ता बनना होगा, ज़रिया बनना होगा। काफ़ी मुश्किल वक्त रहा होगा वो आपके लिए। एक्चुअली वक्त वो वाला मुश्किल उस समय नहीं था। हाँ, सिर्फ बॉडी पेन के अलावा, बॉडी पेन बहुत था, इमोशनल पेन और साइकोलॉजिकल पेन उसके काफ़ी बाद में आता है, वो दैट्स अ लेटर ऑन पार्ट। तो अगर हम मुझसे बॉडी पेन की बात करें, ऑफ कोर्स मोस्ट पेनफुल, एम्पुटेशन इज़ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस। पर उस समय मेरे पेरेंट्स का जेस्चर, उनकी एक्सेप्टेंस, क्योंकि ना आप उनकी नज़रों में देखते हो, आप तो हॉस्पिटल में हो, आपको नहीं पता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको इस एक्सीडेंट को कैसे लेना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय एक 21 साल की लड़की थी। तो उनके चेहरे पे जो एक्सेप्टेंस थी और जिस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, वो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है कि मैं कभी दोबारा उठ नहीं पाऊँगी। तो हाँ, उसके 1 साल बाद मेरे को मेंटल डिप्रेशन जैसा क्या होता है, या फिर आपकी स्पिरिट्स, आपको लोग कैसे देखते हैं, इन सब चीज़ों से भी गुजरना था, इमोशनल पेन से भी गुजरना था। तो हाँ, उसको थोड़ा मुश्किल बात कह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स की मजबूती, मैं पहली बार समझ आया कि पेरेंट्स की मजबूती क्या चीज़ रहती है। तो कैसे तैयार किया आपने, कैसे आप उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाई? 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2013 में मैं थाईलैंड खेलने चली गई थी। तो विदिन 6 मंथ्स मेरे एक फ्रेंड मिले मुझे, बहुत सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहते थे वो। उन्होंने मुझे बताया कि पैरा टेबल टेनिस भी कुछ होता है, और हमारी उस रात कुछ पूरी रात बात हुई, पूरा दिन बात हुई, मतलब हमने कुछ 36 घंटे बात की। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि निकिता, टेबल टेनिस
ही तुझे आता है और यही तू है और इससे ही तू बनी है और इससे वापस शुरू कर। और अब तो तू ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरू कर सकती है क्योंकि कैटेगरी भी है जहाँ पे तुझे नाम फेम सब कुछ मिल सकता है और वापस तू प्राइड कमा सकती है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो मेरे लिए बड़ा वो इंपॉर्टेंट डिसीजन था और मैंने ओवरनाइट शुरू किया। मतलब बच्चे होते हैं ना कि कंबल के नीचे देखते हैं, मैं कंबल के नीचे वीडियोस देखती थी पैरा प्लेयर्स की कि कोई तंग ना हो या मेरे अभी मैं श्योर नहीं थी मुझे क्या करना है तो किसी को पता ना लग जाए। तो उस समय बड़ी मजबूत होती रही मैं, जब मैंने वो वीडियोज़ देखी अपने प्लेयर्स की देखी तो मैं बड़ी मजबूत हो गई। विदिन 6 मंथ हमने डिसीजन लिया कि मैं खेलूँगी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये इतने बड़े हादसे के बाद 6 महीने के भीतर ही आप वापस से उठ के खड़ी हो गई। आई गेस पैशन फिजिकल पेन को कम करता है। तो जुनून एक ऐसी चीज़ है जो सारे दुख दर्द को भुला देती है और आगे आपको जीने का एक विज़न देती है। तो वो विज़न पैशन मिक्स होकर मेरी लाइफ वहाँ से स्टार्ट होती है और अगेन दोबारा स्टार्ट होती है एक्चुअली। और पहला टूर्नामेंट मेरा इंटरनेशनल मेडन हुआ मेरा और मेरा ब्राउन्स लगा और मुझे वहाँ पे भरोसा आ गया कि हाँ यही जीवन है, टेबल टेनिस ही अब जीवन होने वाला है। और फिर 2014 में मैंने एशियन गेम्स खेले, पैरा एशियन गेम्स खेले, साउथ कोरिया में इंचॉन के अंदर हुए थे और उधर भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर आप रुकी नहीं? हाँ जी बिल्कुल नहीं तो आपने कोच बनने का ही क्यों सोचा? 2014 में मेरे को पापा ने बोला कि निकिता अपनी एक एकेडमी होनी चाहिए। उनका विजन था एक्चुअली, मेरा विजन नहीं था। मैं तो खुद स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस कर रही थी, पर मैं अभी भी जूझ रही थी इस बात से कि कोच पैरा प्लेयर्स को नहीं समझते हैं। हमारे इंडिया में धीरे धीरे इवोल्यूशन तो आ रहा था एबल बॉडी प्लेयर्स के लिए, पर पैरा प्लेयर्स के लिए इट्स टू डिफ़िकल्ट। उनकी तकनीक, उनके रूल्स, उनके लिए फिटनेस या उनके लिए साइकोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ इंफ्रा अभी तक सेट नहीं हुआ था। 2014 की बात कर रही हूँ मैं। और मैं बड़ा फुटपाथ बेड पे रोती थी मैं कि यार कोच नहीं समझ रहा और वो उतना समय नहीं दे रहा और मैं हुनार हूँ। मतलब मैंने एबल बॉडी खेली हुई है तो मैं पैरा में ओलंपिक्स खेल कर जीत सकती हूँ। फिर पापा ने बोला अकेडमी करनी चाहिए। मैंने हाँ बेहतर आइडिया है, अकेडमी करनी चाहिए, उससे कम से कम मेरे पास अपनी एक टेबल होएगी। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसको कोचिंग की तरफ जाना था, मेरी जुड़वा बहन है, तो हम तीनों ने मिलकर ये अकेडमी शुरू की और मैंने कोचिंग से शुरू नहीं किया, मैंने प्लेयर बन के शुरू किया। तो 1 साल में क्लियर हो गया कि वो समहाउ पार्टनरशिप नहीं चल पाई और मेरे पास इन बच्चों की जिम्मेदारी आ गई जो मेरे पास 20 बच्चे खेल रहे थे। तो वहाँ से वो कोचिंग अपने आप रास्ता बन गया। मतलब मैंने कोचिंग चुनी नहीं, कोचिंग ने मुझे चुन लिया। और वो जिम्मेदारी का एहसास हर प्लेयर के अंदर होता है। जिम्मेदारी, वो जिम्मेदार पहले थोड़ा शुरू में जल्दी हो जाता है, जब वो 6th क्लास में नेशनल जाता है ना तो वो जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। तो मुझे ये जिम्मेदारी लेनी थी इन 20 बच्चों की जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंकिंग प्लेयर्स हो गए थे। धीरे धीरे इनसे इतना जुड़ाव हो गया कि अपनी पर्सनल रैंकिंग पीछे जाने लगी, क्योंकि आप इनके लिए प्लान करोगे, इनका वीडियो एनालिसिस करोगे, इनकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो अपने लिए कैसे करोगे? 2 नावों में तो चलना इम्पॉसिबल था। लोग बोलते हैं कि आप भी खेलिए, बच्चों को भी खिलाइए। मेरे को पूरी रात ये बात का बुरा लगता है कि ये बच्चा इससे कैसे हार गया, और मैं उस पर सोचती हूँ और उसके लिए नोट्स बनाती हूँ और उसके स्ट्रोक्स मेरे दिमाग में चलते हैं। मैं इस बात से कैसे जीऊँगी कि मैं इससे हार गई, तो उसका एनालिसिस और उसका पूरा प्रोग्राम। तो धीरे धीरे मेरी पूरी इंक्लिनेशन, मेरी डिवोशन एकेडमी के लिए आ गई। और मुझे लगता है कि बच्चों से मेरा जुड़ाव इतना हो गया कि मैं एज अ कोच, मुझे लगता है मैं जितनी बेहतर होती जा रही हूँ, मैं प्लेयर में भी अपने अंदर उतनी ही इम्प्रूवमेंट देखती हूँ। बहुत खूब। स्पोर्ट्स में इंडिया में एडवांसमेंट्स काफ़ी हुए हैं, आप उसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल हुए हैं। मतलब अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं, पर अगर वो स्टेट टॉप 8 प्लेयर्स के लिए हैं या नेशनल टॉप 8 प्लेयर्स के लिए हैं, तो जो ग्रूमिंग स्टेज में जो बिगनर है उसके लिए प्राइवेट अकेडमीज, जैसे हम अकेडमी खोल रहे हैं, जो स्टेट प्लेयर्स रह चुके हैं, नेशनल प्लेयर्स रह चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, वो प्राइवेट अकेडमीज खोल रहे हैं। तो मैं उन लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ जो प्राइवेट अकेडमीज खोल रहे हैं और इसमें अपना कमर्शियल्स नहीं सोच रहे हैं। तो उस इलाके के बच्चों को बहुत बूस्ट मिलता है जब उनको एक अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अकेडमी मिलती है। उनको पहले से ही वो मिल जाता है, तो अच्छी टेक्निक मिलती है उन्हें और आगे बढ़ने का एक अच्छा सहारा मिल जाता है। बिगनिंग ही बहुत अच्छी शुरू हो जाती है। तो मैं उन प्लेयर्स और उन कोचेस को मैं थैंकफुल हूँ। और एक्चुअली ये ट्रेंडिंग हो रहा है, जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो आगे ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ अच्छा खेले हैं, वो अब अपनी एकेडमी खोल रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम आगे इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। अब चाइना में, मैं चाइना की बात छेड़ना चाहूँगी। चाइना में 80 मिलियन पार्टिसिपेशन है जी टेबल टेनिस में, और 100% टेबल टेनिस को रूल करता है। वो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल टेबल टेनिस में चाइना के होते हैं। तो जो फॉर्मर ओलंपिक चैम्पियंस है वो उनके कोचेज़ है ना, तो उनका मेंटल ट्रॉमा या उनका कुछ सीख या उनकी टेक्निक एडवांसमेंट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके साथ पूरी टीम मिलकर एक प्लेयर को ग्रूम करती है। तो जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो इतने ही इंपॉर्टेंट है, वो आधार बनते हैं, वो नींव हैं आगे प्लेयर्स की। तो मेरे ख्याल से इतने इंपॉर्टेंट हैं जो फॉर्मर प्लेयर्स रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे पापा ने वो विजन देखा था और समहाउ मेरी बहन के सहारे के साथ हम
इस विज़न और इस अच्छे ट्रेंड को जन्म दे पा रहे हैं इंडिया में। खुद को आप कैसे मोटिवेटेड रखती हैं? मेरे से ना पहले भी लोगों ने पूछा है कि आप मोटिवेटेड कैसे रखती हैं। जी मैं मोटिवेटेड नहीं रखती, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं डिवोटेड हूँ और मैं इंस्पायर्ड हूँ। मतलब मैं हर रात अपने इस काम के लिए और इंस्पायर्ड होती हूँ। मुझे हर रात ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ या कुछ है जो मुझसे बेहतर और लोग कर रहे हैं, तो उसकी अपने आप एक ललक है सीखने की कि और सीखना है, तो इंस्पायर्ड हूँ। मोटिवेशन से नहीं होगा जी काम। मोटिवेशन तो उनके लिए है जो इंस्पायर्ड होना भूल गए हैं। तो मोटिवेशन मुझे नहीं पसंद है वर्ड उतना, जितना मुझे इंस्पिरेशन पसंद है और हार्डवर्क पसंद है। एग्रेशन का मतलब अपने आप में कुछ नहीं होता। एग्रेशन मतलब आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और आप कितने इंस्पायर्ड हैं, तो इसका रिजल्ट एग्रेशन में आता है। आप सिंपली एग्रेसिव हो जाएंगे तो आप रैश हो जाएंगे। तो आप सिंपली एग्रेसिव नहीं हो सकते, पर आप अपनी कुछ क्वालिटीज़ को ऐसे इन्हांस कर सकते हो कि वो एग्रेसिवली सामने आ जाएँ। तो मैं इंस्पायर्ड रहना पसंद करती हूँ और मेहनत करना पसंद करती हूँ कि थोड़ी और मेहनत कर लूँ। अच्छा, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स मैम अपने लिए भी हैं। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना चाहती हूँ 2022 में, अगस्त में हो रहे हैं। और उससे ज़्यादा बच्चों के लिए भी हैं, क्योंकि मेरा कमिटमेंट इनसे अब 7 साल पुराना हो चुका है। तो कभी कभार बस इसी जंतुजहद में रह जाती हूँ कि कॉमनवेल्थ कैसे खेलूँगी, अब एक इजिप्ट का टूर लगेगा और तब 10 दिन बच्चों का क्या होगा। तो मेरे पीछे हाँ रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, पर अपने जितना रिस्पॉन्सिबल भी नहीं मानते किसी को। तो ऐसा कुछ माहौल बना देना है हम 30 को, अगर हम 30-40 यहाँ पे खेल रहे हैं, कि पूरा गाज़ियाबाद तो कम से कम लपेट ले, कि हमारे गाज़ियाबाद हमारी लॉ से गर्म हो जाए, हमारी इंस्पिरेशन, मतलब हम उनको इंस्पायर कर पाएँ। तो फ़िलहाल ये बच्चे जी स्टेट और नेशनल्स के लिए तैयार हो रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये आगे ही बढ़ते जाएँ। यही प्रार्थना है और यही मेहनत कर रहे हैं। हमारी विशेज़ आपके साथ है निकिता। बिफोर आई वाइंड अप, एक आखिरी सवाल। आजकल की जनरेशन बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाती है। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रूटीन बनाएं। रूटीन की कमी है जी। घबरा जाते हैं, इसका मतलब अपने अंदर मजबूती नहीं है। मानसिक और इमोशनल, मेंटल एंड इमोशनल मजबूती नहीं है। आजकल एक IQ होता है और EQ होती है। आप उस EQ को नरिश कैसे करोगे? क्या है उसको EQ को नरिश करने के लिए? रूटीन ही तो होता होगा जी, कि मैं ऐसा जीवन जीता हूँ कि मैं इमोशनली भी स्ट्रेंथन हो गया। मैं ऐसा आप मानेंगे नहीं, बच्चों को मैं मेंटली, स्पोर्ट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटल, कि बच्चे की ना मानसिक मजबूती बहुत तेज़ होनी चाहिए। वो अपना प्लान ना भूले किसी भी समय, चाहे कितनी भी नर्वसनेस हो। तो धीरे धीरे नर्वसनेस हटने लगती है, क्योंकि प्लान गूंजता रहता है कि मुझे ये सर्विस करनी है, ये रिसीविंग के लिए रेडी रहना है, ये अटैक बनाना है। तो उसकी सोच भारी होने लगती है और उसी वजह से, उस सोच की वजह से उसके इमोशंस पक्के होने लगते हैं। तो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने अपने शुरू में इंटरव्यू में बात की कि इंटरव्यू में कि रूटीन क्या चीज़ है। तो जी कोई 3 चीज़ जोड़ लें, एक सोने का टाइम और कुछ प्रार्थनाएं या कुछ भी, अपने माँ बाप के पैर छूना। लड़कियां धरती छूती थी, तो धरती मतलब पहले पैर ना रखें, धरती छू लें। तो कुछ ऐसी 3 रूटीन, और धीरे धीरे उस रूटीन की क्षमताएं बढ़ाएं। उस 3 तक ना रह जाएं, उसको 4 करें, 5 करें, क्योंकि जब वो MBA करनी पड़ेगी और इंटर्नशिप साथ करनी पड़ेगी, तो तब एक रूटीन में एक और चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो वो रूटीन मतलब हमें उनको समझाना है कि तुम इस प्रेशर को कैसे डील करोगे। तो इससे पहले वो इतने मजबूत हो जाएं, ना कि हम इतने कमज़ोर गए कि उस प्रेशर ने हमें तोड़ दिया। आजकल ये हो रहा है। दिस इज़ वंडरफुल। बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरा मन कर रहा है कि मैं बात करती रहूं और आपकी लाइफ से और ज़्यादा इंस्पायर्ड हूं। यहाँ क्रेडो एकेडमी में कब से आ रहे हो आप? मुझे 7 इयर्स हो गए हैं खेलते हुए। कहाँ से आते हो आप? मैं वैशाली। और यहाँ 7 साल में आपने कहाँ से शुरू किया था और अब कहाँ पहुँचे हैं आप? एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था। मतलब मैंने रैकेट पकड़ना इधर ही शुरू किया है। मैं नेशनल लेवल खेल चुका हूँ और CBSE में सेकंड आया था, सिल्वर मेडल था CBSE नेशनल्स में, और स्कूल गेम्स नेशनल भी खेल चुके हैं और स्टेट की टीम में भी आ चुका हूँ। वंडरफुल। अनिकेत, एक चीज़ बताइए, कोई भी स्पोर्ट, लेकिन आप चूँकि टेबल टेनिस खेल रहे हैं इसलिए मैं आपसे टेबल टेनिस पूछ रही हूँ, इससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आया? 7 साल पहले आप क्या थे और अब क्या हैं? हर चीज़ में डिफरेंस है, इन माई स्टडीज़ टू एंड इन रूटीन, ईटिंग हैबिट्स, हर चीज़ में, फिटनेस में, और मतलब ओवरऑल पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। आपका नाम क्या है बेटा? तनीषा। तनीषा, आप कितने समय से हैं यहाँ पर? 4.5। तो आपको क्या लगता है कि आप जब 4.5 साल पहले यहाँ आई थी, तब में और अब में आप अपने में क्या अंतर पाती हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में, खेलने में, फिटनेस में, हर चीज़ रूटीन में आ गई। खेलने का टाइम अलग, पढ़ने का अलग, सब, सोने का टाइम बिल्कुल सही हो गया। एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर।
ग्रेट बेटा, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। निकिता से ये बातचीत सभी का हौसला बढ़ाने वाली है। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके लिए। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। अगर आप भी हमारे रेडियो सबरंग से जुड़ना चाहते हैं तो मेल करिए feedback@radiosabrang.in पर। साथ ही इस मेल आईडी पर आप ये भी बता सकते हैं आप इस प्रोग्राम में और क्या सुनना चाहते हैं।